फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मानस प्रोग्रामिंग पॉइंट के सी लैंग्वेज कोर्स में। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, लैंग्वेजेस क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, एल्गोरिदम क्या होते हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोगों ने समझा था। जिन लोगों का छूट गया होगा दोनों वीडियो, उन लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार दोनों वीडियो को देख लें, तभी जा कर के ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगी अच्छे से। तो उसके बाद हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा था सी लैंग्वेज के बारे में, कि सी लैंग्वेज का एक ओवरव्यू, सी लैंग्वेज का फीचर्स, सी लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें हम लोगों ने देखा था एनाटॉमी ऑफ सी प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल से। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था हेडर फाइल के बारे में कि हेडर फाइल क्या है। हेडर फाइल एक कंटेनर, उसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ कंटेनर विच कंटेन्स द डिफिनीशन ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स और डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स, है ना। इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं हेडर फाइल को कि जितने भी फंक्शंस के डिक्लेरेशन होते हैं या फिर मैक्रोज हैं, कांस्टेंट हैं या डेटा टाइप्स हैं, जो भी सी प्रोग्राम में यूज किया जाता है उस सब का डिफिनीशन किसके अंदर में लिखा हुआ रहता है, हेडर फाइल के अंदर में लिखा हुआ रहता है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखा था जिसमें बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि प्रिंटफ फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में उसका डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, या इंट डेटा टाइप है उसका डिक्लेरेशन भी किसके अंदर लिखा हुआ है, stdio.h हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ stdio.h हेडर फाइल ही है, बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं जिसमें उनके रिस्पेक्ट में अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शंस और अलग अलग लाइब्रेरी टर्म्स को डिक्लेयर किया गया है। सिंपली अभी हेडर फाइल के कंसेप्ट को समझना है। हेडर फाइल मीन्स इट कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस, मैक्रोज, कांस्टेंट एंड डेटा टाइप्स। जो भी सी में यूज होता है, मैक्रोज, कांस्टेंट, जो कि लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरीज मीन्स जिसका डिफिनीशन लैंग्वेज में पहले से दिया गया है, जिसका सिर्फ हम लोग यूज करते हैं, तो उसका डिफिनीशन कहाँ लिखा हुआ रहता है, हेडर फाइल इसके अंदर। और इनके डिफिनीशंस को कौन कॉल करता है, इसको कॉल करने वाला होता है मेन फंक्शन। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में कि हम मेन फंक्शन का काम क्या होता है, मैंने ये भी समझाया था मेन फंक्शन का काम क्या होता है, आगे के प्रोग्राम में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, इसका एक्सटेंशन .h होता है और सी लैंग्वेज एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम लोग अपना हेडर फाइल खुद से क्रिएट कर सकते हैं ना। कि हेडर फाइल का यूज क्यों किया जाता है, अभी मैंने इतना बताया। हेडर फाइल का यूज किस लिए करते हैं, अगर लाइब्रेरी फंक्शंस है उसके लिए यूज किया जाता है, या कुछ कॉमन कोड्स हैं जिसको बार बार लिखना पड़ रहा है तो उस कोड्स का डिफिनीशन एक बार हम हेडर फाइल के अंदर स्टोर करके लिख देते हैं और उसके बाद उसको कॉल करते जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। या फिर प्रोग्राम को मल्टीपल फाइल्स में अगर ऑर्गेनाइज करके लिखना है देन हम लोग हेडर फाइल का यूज करते हैं। कुछ कॉमन हेडर फाइल्स हैं जैसे stdio.h जिसका यूज इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के लिए किया जाता है। math.h है, मैथमेटिकल फंक्शंस जितने भी होंगे उनका डिक्लेरेशन math.h के अंदर मिलेगा। इट मीन्स कि वैसे मैथमेटिकल फंक्शंस, जो भी लाइब्रेरी मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे उसको अगर हम यूज करते हैं तो उससे पहले हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसा कि एनाटॉमी ऑफ सी में हमने देखा था, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल को ही डिक्लेयर करते हैं। और ये मैंने बताया भी था कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम लिखने से पहले आपको क्या आना चाहिए, एल्गोरिदम का नॉलेज होना चाहिए, एल्गोरिदम लिखने के लिए आना चाहिए। अगर आप एल्गोरिदम लिख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उस प्रोग्राम में, जो आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो, प्रोग्राम लिखने वाले हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में आप लिखो, सी में लिखो, C++ में लिखो, जावा में लिखो, हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना चाहते हो, आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन सा डेटा यूज करना है, किस किस तरह का डेटा यूज करना है, किस किस तरह का फंक्शन यूज करना है। अगर आप सी लैंग्वेज की बात करते हैं, कौन कौन सा फंक्शन यूज करना है, उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा हेडर फाइल हमको डिक्लेयर करना होगा।
तो कुछ कॉमन हेडर फाइल्स हैं। उसी ढंग से string.h है, स्ट्रिंग से रिलेटेड। स्ट्रिंग इट मीन्स वर्ड जिसको बोलते हैं, कैरेक्टर कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जिसको बोल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना हो या स्ट्रिंग को कॉपी करना हो, ट्रिम करना हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे उस सब का डिफिनीशन string.h हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ होगा। उसी ढंग से कुछ यूटिलिटी फंक्शंस होंगे जिसका डिफिनीशन stdlib.h हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ होगा। और कैरेक्टर हैंडलिंग करने के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब ctype.h हेडर फाइल्स में हैं। इसके अलावा और भी हेडर फाइल्स हैं, ये कुछ कॉमन हेडर फाइल्स हैं जिसका यूज करना रहता है अगर हम उसी का प्रोग्रामिंग करते हैं, ज़्यादातर यूज होता है जिसका। अब मैंने पहले ही बताया कि सी लैंग्वेज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम लोग अपना हेडर फाइल भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले बेसिक छोटे छोटे प्रोग्राम से सीखते हैं, फिर हम लोग ये भी आएंगे कि हम अपना हेडर फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, अपना खुद का फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यूनियन कैसे बनाएंगे, ये सब आगे के प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। अभी आते हैं हेडर फाइल के बाद एक टर्म आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क और अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करता है? छोटे कम्बिनेशन ऑफ कोड्स होता है, कोड्स का एक ब्लॉक बना दिया जाता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। सपोज मान लो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें बार बार जो है इनपुट लेना पड़ता है। किस टाइप का इनपुट लेना पड़ता है? तो 2 वैल्यू का इनपुट लेना पड़ता है और बार बार उसको ऐड करना पड़ता है। या ऐसा मान लो कि इसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि बार बार हमें 2 वैल्यू का इनपुट लेना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है। एक प्रोग्राम है जिसमें कि हमें कम से कम इसे 50 बार यूज करना है। तो हम अगर इसका 50 बार लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर, देन उसका इनपुट कराए, फिर उस प्रोसेस, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा हमारा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अपना एक फंक्शन क्रिएट कर दिए। फंक्शन क्रिएट करने के बाद जहाँ उस फंक्शन के अंदर उसका बॉडी लिख दिए कि उसका काम क्या करना है। अब जहाँ भी ज़रूरत होगी सिर्फ उस फंक्शन के नेम से उसको कॉल कर लेंगे, वो अपना काम कर लेगा। तो ये एडवांटेज होता है फंक्शन का कि जो कोड होता है उसको बार बार नहीं यूज करना पड़ता, मतलब कोड का जो रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस कर देता है, रीयूजेबिलिटी जो है उसको बढ़ा देता है। हम लोग उसको बार बार जो यूज करते हैं उसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। इसको डिबग करना इजी हो जाता है अगर हम फंक्शंस में लिखते हैं। जैसे मान लो हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और अलग अलग वर्क को अलग अलग फंक्शन में लिख देते हैं, तो उसका डिबगिंग करना, अगर किसी फंक्शन में एरर आया तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि उस फंक्शन में एरर है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोड का जो डुप्लीकेशन है उसको क्या करती है? रिड्यूस कर देता है फंक्शंस, एंड बड़े बड़े प्रोग्राम्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। सी लैंग्वेज में 2 तरह के फंक्शन होते हैं। पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर प्री डिफाइंड इन लैंग्वेज लाइब्रेरी, जिसको लैंग्वेज लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन किया हुआ रहता है, जिसका सिर्फ हम लोग यूज करते हैं, उसके मीनिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि इसका डिफिनीशन रहता कहाँ पे है? तो हेडर फाइल के अंदर। इसका डिफिनीशन कहाँ पे स्टोर रहता है? हेडर फाइल के अंदर स्टोर रहता है। इट मीन्स कि किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वो लाइब्रेरी फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर है। दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस, मैंने बताया था सी लैंग्वेज ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट आवर ओन फंक्शन। जिस ढंग से हेडर फाइल क्रिएट करने की फैसिलिटी सी लैंग्वेज देती है, उसी ढंग से फंक्शन भी हम लोग अपना सी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और यूडीएफ। ठीक है, इसमें एक नोट करने की चीज़ है, ए फंक्शन कैन टेक इनपुट्स, परफॉर्म इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न अ रिजल्ट टू कॉलर। ऐसा नहीं है कि फंक्शन जो है, फंक्शन क्या कर सकती है? इनपुट भी ले सकती है एज ए पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है ये आगे हम लोग समझेंगे कि पैरामीटर क्या होता है। फंक्शन के अंदर हम लोग उसको पास करते हैं वैल्यू को और वो वैल्यू उसको परफॉर्म करता है, देन उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट रिड्यूस करेगा। आगे आते हैं हम लोग
अब पहला फंक्शन आप याद करो, प्रोग्राम में मैंने बताया तो हेडर फाइल मैंने समझाया, एनाटॉमी ऑफ सी में सबसे पहले हेडर फाइल आता है, उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का काम क्या होता है, मैंने बताया था कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से रन करना स्टार्ट करती है, मेन फंक्शन से ही रन करना स्टार्ट करती है। सो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल फंक्शंस। ये क्या हो गया, एक स्पेशल फंक्शन हो गया जो कंपाइलर को, सॉरी यहाँ कंप्यूटर लिखा गया है, यहाँ कंपाइलर होना चाहिए, जो कंपाइलर को ये बताती है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इट टेल्स द कंपाइलर वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट। एक चीज़ याद रखना है, सी लैंग्वेज में कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो उसमें सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देते हो तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सी लैंग्वेज में कंपाइलर को कंफ्यूज नहीं करना है। सी लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर होता है वो कंपाइलर होता है। अगर कंपाइलर कंफ्यूज हो गया तो इसका परिणाम क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट फाइल में क्रिएट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट फाइल में अगर क्रिएट नहीं हो पाएगा तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे। सो हमें ये याद रखना है, एनाटॉमी ऑफ सी का जो रूल्स है, कहाँ हेडर फाइल इंक्लूड होना चाहिए, कहाँ मेन फंक्शन होना चाहिए और मेन फंक्शन को किस ढंग से यूज करना है। दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा कि मैंने बताया है सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जितने भी लाइब्रेरीज हैं आप देख रहे हैं, जैसे मेन में मैंने हर एक लेटर को स्मॉल लिखा है। इट मीन्स कि ये उसके लाइब्रेरी में डिक्लेरेशन है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है तो इसको स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। अगर हम मेन का कोई भी एक लेटर कैपिटल कर देंगे तो कंपाइलर उसको नहीं समझेगा। सो सी क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पीछे जितना भी मैंने बताया था कि हर एक वीडियो जो है एक दूसरे वीडियो से रिलेटेड है। आप अगर उन वीडियोज़ को स्किप करते हुए आए हैं तो आप सही तरीके से सी प्रोग्राम को समझ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप उन सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखते हुए आए हैं तो आप आसानी से सी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और एक अच्छा सी प्रोग्रामर बन सकते हैं, सी में अच्छा डेवलपर बन सकते हैं। तो मेन फंक्शन की बात कर रहा था मैं। तो मेन फंक्शन क्या, मेन फंक्शन के बारे में दो चीज़ याद रखना है कि मेन फंक्शन ही वो फंक्शन है जो कंपाइलर को ये बताती है कि प्रोग्राम को कहाँ से एग्जीक्यूट करना है। दूसरा चीज़, किसी भी प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन का ही यूज करना है। एक से ज़्यादा मेन फंक्शन अगर हम यूज करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होना है। और तीसरा चीज़, बिना मेन फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम रन कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, तो पिछले क्लास में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि मेन फंक्शन का काम ही होता है कि हम उसके प्रोग्राम के अंदर जितने भी कीवर्ड्स यूज करते हैं या डेटा टाइप्स यूज करते हैं या फिर फंक्शंस यूज करते हैं उन सबको कॉल करना। उन सब का काम क्या है, कंपाइलर को बताना, रीड करके कंपाइलर को बताना कि भाई इनका काम आउटपुट देना है, इनका काम इनपुट लेना है, इनका काम ये करना है। ये मेन फंक्शन का काम होता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मेन फंक्शन नहीं रहेगा तो किसी को कोई कॉल करने वाला ही नहीं रहेगा, तो काम ही नहीं कर पाएगा कोई फंक्शन हमारा। तो बिना मेन फंक्शन का प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। पहला फंक्शन प्रिंटफ फंक्शन, इट इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। तो लाइब्रेरी फंक्शन है, इट मीन्स इसका डिफिनीशन कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। हाँ, इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, तो stdio.h हेडर फाइल के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है यूज करने का, जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स का मैंने बताया था कि हर एक लैंग्वेज का अपना ग्रामर और अपना सिंटैक्स होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या है कि आप इसके रूल को वायोलेट नहीं कर सकते। इसका जो सिंटैक्स है आप उसको गलत नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। ह्यूमन ब्रेन में अगर आप ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक करते हो या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो हम समझ सकते हैं कि भाई हो सकता है भाई मिस्टेक ये हो गया, इसका मीनिंग ये होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर में मैंने पहले ही बताया, एक डॉट भी अगर आपका छूट गया तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। आगे हम उस चीज़ को दिखाएंगे भी आपको। तो यहाँ देखिए, प्रिंटफ में अगर प्रिंटफ के थ्रू किसी मैसेज को प्रिंट करना हो, अब सबसे पहला चीज़ ये समझिए कि प्रिंटफ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग एक मैसेज, सिंपल मैसेज को ही प्रिंट कर सकते हैं। नहीं,
प्रिंट मैसेज मीन्स कि टेक्सचुअल मैसेज हो सकता है या किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है उसको भी प्रिंट करना है, तो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके उस मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर है इसका सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले हमको लिखना है प्रिंटफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर डबल कोट होगा और डबल कोट के अंदर जो भी मैसेज लिखना है हम उस मैसेज को लिख सकते हैं। फिर डबल कोट क्लोज होगा, देन ब्रैकेट क्लोज होगा और फिर स्टेटमेंट इंड करना है। तो स्टेटमेंट इंड किसके थ्रू होता है, तो सेमीकोलन के थ्रू स्टेटमेंट इंड होता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले प्रिंटफ, हर एक लेटर स्मॉल है तो यहाँ देखिए मैंने हर एक लेटर इसका स्मॉल लिखा। देन यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया गया, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इसमें डबल कोट स्टार्ट हुआ, डबल कोट के अंदर मैसेज प्रिंट किया गया हेलो वर्ल्ड, देन डबल कोट को क्लोज किया गया, देन यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया गया और फिर सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को एंड किया गया। इट मीन्स कि अगर आप प्रिंटफ के थ्रू किसी सिंपल मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस सिंटैक्स को फॉलो करके आप इस ढंग से मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना हो तो क्या होगा, वेरिएबल का वैल्यू मीन्स मैसेज के साथ भी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं या फिर सिर्फ वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना हो तो भी कर सकते हैं। प्रिंटफ नाम ही इसका जैसे देखिए मैंने पहले ही बताया था हाई लेवल लैंग्वेज जो है काफ़ी यूजर फ्रेंडली और सी तो बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। प्रिंट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ का आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरह का आउटपुट हो किसका यूज करना है, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना है। तो प्रिंटफ में अगर वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, प्रिंटफ, देन वही डबल कोट स्टार्ट होगा, फिर परसेंट सीक्वेंस विथ फॉर्मेट स्ट्रिंग। परसेंट सीक्वेंस क्या है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना ही घबराना है, परसेंट सीक्वेंस आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग समझ में आ रहा है, एंड लिस्ट ऑफ वेरिएबल। एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ परसेंट सीक्वेंस का। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, परसेंट सीक्वेंस आगे बताया नहीं जाएगा। जिस तरह का वेरिएबल होता है, अगर इंटीजर है तो उसके लिए उसी टाइप का परसेंट सीक्वेंस यहाँ पर बनाया गया है। अगर वो इंटीजर है तो परसेंट डी होगा, जैसे यहाँ पे देखिए एन यहाँ पे क्या यूज किया गया है, परसेंट डी, यानी एन का जो वैल्यू है, ये जो एन वेरिएबल है इसका टाइप क्या होगा, ये इसका टाइप इंटीजर होगा, इसलिए यहाँ पे परसेंट डी का यूज किया जाता है। इट मीन्स कि सी लैंग्वेज में अगर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसके लिए जिस परसेंट सीक्वेंस का यूज किया जाता है वो परसेंट डी है। ठीक है, आगे फिर परसेंट सीक्वेंस के बारे में बताया जाएगा। अभी एक प्रोग्राम अब हम लोगों को रन करा करके देखना है जो एक सिंगल लाइन मैसेज को प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड। अब प्रोग्राम आ गया हमारे पास, क्या प्रोग्राम आ गया, WAP का मतलब हुआ राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट अ सिंगल लाइन मैसेज हेलो वर्ल्ड। एक सिंगल लाइन मैसेज प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। तो प्रोग्राम आ गया, अब हमें एल्गोरिथम सोचना है, एल्गोरिथम क्या बनाना है। इसमें एल्गोरिथम क्या बनेगा, तो इसमें तो सिर्फ करना क्या है, सबसे पहले ये सोचना है यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट क्या है प्रोग्राम का, यहाँ पे आउटपुट क्या देना है, तो सिर्फ एक आउटपुट देना है हेलो वर्ल्ड। क्या कुछ इनपुट लेना है, नहीं इनपुट नहीं लेना है। क्या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा प्रोग्राम है तो इसमें एल्गोरिथम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप का ही एल्गोरिथम होगा कि एक मैसेज प्रिंट कर देना हेलो वर्ल्ड एंड एंड। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए अब एल्गोरिथम आ गया हमारे पास, एक मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जाता है। ये प्रिंटफ फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर है, stdio.h हेडर फाइल के अंदर है। प्रिंटफ फंक्शन stdio.h हेडर फाइल के अंदर है। तो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे एडिटर के ऊपर तो हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एनाटॉमी ऑफ सी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे, एक सिंगल लाइन मैसेज को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हेडर फाइल। तो कितने हेडर फाइल्स की ज़रूरत है इस प्रोग्राम में, तो हमें सिर्फ एक हेडर फाइल की ज़रूरत है। कौन से हेडर फाइल की ज़रूरत है, stdio.h हेडर फाइल की ज़रूरत है। क्यों सिर्फ एक ही हेडर फाइल की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम लिखना है वो हमें सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम लिखना है जो एक मैसेज को प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड को। तो अगर हमें
इस मैसेज को प्रिंट करना है तो हमने एडिटर ओपन किया। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा #include stdio.h। एनाटॉमी ऑफ सी का पहला स्टेप मैंने पूरा किया। जितने भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करने थे मैंने इंक्लूड कर दिया। अब कितने हेडर फाइल्स इंक्लूड करने थे कैसे पता चलेगा? तो एल्गोरिथम से तो जो प्रोग्राम मुझे मिला है एक सिंगल लाइन मैसेज प्रिंट करने का, तो उस मैसेज को प्रिंट करने के लिए सिर्फ एक फंक्शन का यूज करना और कुछ यूज ही नहीं करना। तो उस फंक्शन का डिक्लेरेशन किसके अंदर है? stdio.h के अंदर है। अब यहाँ से जब हेडर फाइल इंक्लूड हो जाता है देन एनाटॉमी ऑफ सी क्या कहता है कि यहाँ से मेन फंक्शन को पहले लिखना है। मेन फंक्शन हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ही हमारा ओवरऑल प्रोग्राम होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करनी नहीं है, सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अब मैंने बताया प्रिंट एफ केस सेंसिटिव, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और प्रिंट एफ को स्मॉल लेटर में ही लिखना है। तो क्या इसके अंदर जो मैसेज है उसको भी स्मॉल लेटर में लिखना है? नहीं, मैसेज जो है ये एक इंफॉर्मेशन है। आप इसको ये केस सेंसिटिव नहीं रहा। सिंटैक्स क्या बोलती है? इसका जो सिंटैक्स है बस उसको फॉलो करना। सिंटैक्स ये है कि हमें प्रिंट एफ लिखना है तो प्रिंट एफ केस सेंसिटिव है, ना कि ये केस सेंसिटिव है। ये ब्लॉक हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, ये मैसेज ब्लॉक है। इसके अंदर हम अपर केस लोअर केस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ का सिंटैक्स क्या था? सबसे पहले प्रिंट एफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन डबल कोट, देन डबल कोट के अंदर मैसेज, फिर डबल कोट को क्लोज करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? इससे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक वैल्यू रिटर्न करेंगे 0। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये रिटर्न 0 क्या होता है? रिटर्न 0 इंडिकेट करता है कि हमारा इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है। ये रिटर्न 0 कहाँ जा कर के किसको रिटर्न करता है? तो ये मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे इंट, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसमें जा कर के इस वैल्यू को ये रिटर्न करता है। यानी मेन फंक्शन को बताता है कि अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आपको किसी चीज़ को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम हो गया हमारा। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। इस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया, एक फोल्डर के अंदर हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को क्या करना होगा? अब ये हमारा क्या हो गया? सोर्स फाइल हो गया। अब इस सोर्स फाइल को क्या कराना होगा? सबसे पहले सोर्स फाइल को हमें ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा? कंपाइल करना होगा। तो हमने इसे कंपाइल किया। कंपाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है? एक भी एरर नहीं है। कुछ वार्निंग है? कुछ भी वार्निंग नहीं है। अब हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा। अभी देखिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया और हमारे पास मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब बात आती है अगर हम इस प्रिंट एफ का पी कैपिटल कर दें, जैसा कि मैंने बताया था सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, प्रिंट एफ का पी मैंने कैपिटल कर दिया। अब हम इसको अगर कंपाइल करते हैं तो देखिए क्या ये कंपाइल नहीं, देखो यहाँ पे एरर आ गया। क्या आ गया? प्रिंटफ वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इट मीन्स कि मेन फंक्शन जैसे ही इसको कॉल किया कि भाई आपका क्या काम है, तो ये किसके अंदर गया? stdio.h के अंदर ढूंढ रहा है मेन फंक्शन कि क्या इस टाइप का कोई फंक्शन आपके अंदर है। तो बोला नहीं मेरे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस p का मतलब अलग होता है और स्मॉल p का मतलब अलग होता है। जब हम इसको ऐसे स्मॉल p लिख करके देते हैं और फिर कंपाइल करते हैं तो देखिए अब बोलेगा कि हाँ इनका मीनिंग है कि इनका डबल कोट के अंदर जो भी मैसेज आया है उसको प्रिंट कर देना है। चेक किया, सारा सिंटैक्स सही है, सब कुछ सही है। अगर आप देखना चाहते हो इस ब्रैकेट को मैं चेंज कर देता हूँ। प्रिंट अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस ब्रैकेट की जगह पे ये ब्रैकेट यूज कर दिया, या ये ब्रैकेट मैं नहीं देता हूँ, मान लो ऐसे मैंने ये ब्रैकेट नहीं दिया, तो क्या ये मैसेज प्रिंट करेगा? देखते हैं कंपाइल करके ये मैसेज प्रिंट करता है कि नहीं करता है। जैसे ही कंपाइल करेंगे फिर एरर बता दिया। क्या एरर बताया? एक्सपेक्टेड चेक। इस लाइन में एरर है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे इसके सिंटैक्स को चेक करना होगा। यहाँ पे हमने चेक किया तो ये गलत था, अभी हमने इसको यहाँ पे पुट किया। अब फिर से इसे मैं कंपाइल करता हूँ, देखो अब कोई एरर नहीं, प्रोग्राम अब हमारा आसानी से एग्जीक्यूट हो सकता है। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया।
तो ये था सी लैंग्वेज के अंदर एक छोटा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एक लाइन का मैसेज कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसी में अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, आगे समझिए, अगर हम इसी में यहाँ लिख देते हैं प्रिंट एफ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो क्या ये नीचे लाइन में आएगा, ये देखना है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या होता है ये देखिए। इसे हम जैसे ही रन करवाते हैं, देखो हमने लिखा हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, एक लाइन में ही प्रिंट कर दिया ये। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देख सकते हैं आप, जबकि यहाँ तो हमने 2 लाइन में लिखा है। मैंने पहले ही क्या बताया कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। आपने प्रिंटफ मैसेज से प्रिंट करने तो बोला, लेकिन क्या आपने इसे कहीं बताया कि आपको लाइन चेंज करना है या फिर स्पेस देना है, ये कहीं बताया आपने? कंप्यूटर को ये भी, कंपाइलर को ये भी बताना होगा कि आपको लाइन चेंज करना है। तो आइए सीखते हैं कैसे हम कंप्यूटर को बताएंगे लाइन चेंज करना है। तो हम यहाँ पर एक मान लो, देखो यहाँ पे बैक स्लैश के साथ एक यूज किए /n, जैसे ही /n यूज किए, अभी हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल कराए, अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट कर, अब देखिए ये 2 लाइन में आ गया प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। इसका आउटपुट 2 लाइन में आ गया, देख सकते हैं इसका आउटपुट 2 लाइन में आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रोग्राम को जब कंपाइलर मेन फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे मिला इसे प्रिंटफ, इसका डिफिनीशन मिला कि ये जो मैसेज है इसको प्रिंट कर देना, फिर प्रिंटफ मिला, फिर इसके डिफिनीशन में गया कि इसमें जो मैसेज है उसको प्रिंट कर। यहाँ पे पहले ही मिल गया इसको /n एक एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस क्या है अभी मैं बताऊँगा। एस्केप सीक्वेंस मिला क्या, /n। इस एस्केप सीक्वेंस का मीनिंग होता है चेंज लाइन। ये क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद कर्सर जो उसका यहाँ था, उस कर्सर को यहाँ पे ले आया, नीचे वाले लाइन में ले आया, यानी कि उसका लाइन चेंज कर दिया, यहाँ पर लाइन ले आया। और उसके बाद स्पेस है, स्पेस आया और फिर प्रिंट किया दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं ये एस्केप सीक्वेंसेस क्या है। एस्केप सीक्वेंस के बारे में जानते हैं कि एस्केप सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन मैसेज प्रिंट किया, उसी ढंग से ये मल्टी लाइन मैसेज भी आपने देखा, हमने मल्टीपल लाइन का मैसेज प्रिंट किया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एस्केप सीक्वेंस। जनरली एस्केप सीक्वेंसेस आर दोज एस्केप सीक्वेंसेस मीन्स यूज टू प्रिंट नॉन प्रिंटेबल वैल्यू। अगर नॉन प्रिंटेबल वैल्यू को प्रिंट करना हो तो हम लोग एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। नॉन प्रिंटेबल वैल्यू, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर। इसको लिखा किसके साथ जाता है, इट इज़ रिटेन विथ /। ये किसके साथ लिखा जाता है, ये / के साथ लिखा जाता है। ये जो / का सिंबल देखते हैं, इस टाइप का जो सिंबल होता है इसके साथ लिखा जाता है। अभी आपने देखा था मैंने जो /n यूज किया था प्रोग्राम में, वो इसी के साथ यूज किया था। एंड अ कैरेक्टर में जैसे मैंने n यूज किया था, या t है या a है, उसके दैट रिप्रेजेंट अ स्पेशल कैरेक्टर और एक्शन। तो वहाँ पर क्या था, एक एक्शन रिप्रेजेंट हुआ था। क्या एक्शन रिप्रेजेंट हुआ था, न्यू लाइन में चला गया था। या कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे टैब है, स्पेस है, 8 कैरेक्टर का स्पेस है, टैब ऑपरेटर का यूज करना है, या साउंड बीच में लाना है, तो उसके लिए भी अलग अलग एस्केप सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे, उसका यूज कर सकते हैं। These are used inside a string and character constant to represent a special character। आइए कुछ कॉमन एस्केप सीक्वेंसेज हैं सी लैंग्वेज में, जैसे /n का मीनिंग क्या है, न्यू लाइन। /t का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल टैब। /v का मतलब वर्टिकल टैब। ये सब प्रोग्राम में अगर हम यूज करते हैं तो जैसे हॉरिजॉन्टल टैब है तो ये स्पेस देगा टैब का, वर्टिकल टैब है तो नीचे का स्पेस है, वर्टिकल ये स्पेस देगा। बैक स्पेस जो कंप्यूटर में कीवर्ड देखते हैं, कीबोर्ड में कंप्यूटर के कीबोर्ड में बैक स्पेस देते हैं, अगर उसका यूज करना है तो बैक स्पेस के लिए /b। /r का मतलब कैरी रिटर्न,
डबल बैक स्लैश का मतलब होता है बैक स्लैश प्रिंट करना, सिंगल कोट का मतलब सिंगल कोट, डबल कोट, इस ढंग से देखिए अलग अलग दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट टर्म में आते हैं हम लोग कीवर्ड्स। किसी भी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन किया हुआ रहता है, जिसे हम लोग रिजर्व वर्ड ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। उसके मीनिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वैसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स जनरली। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज दैट हैव प्री डिफाइंड, वी कैन नॉट अल्टर द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के मीनिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, और वो 32 कीवर्ड्स हैं कौन कौन से आप देख सकते हैं। ये 32 कीवर्ड्स हैं, ऑटो, कांस्टेंट, डबल, फ्लोट, इंट, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, अनसाइंड, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स। इसमें बहुत सारे आप देखे भी होंगे, जैसे इंट को आपने देखा, प्रिंट को आपने देखा, ब्रेक और कंटिन्यू, एल्स, फॉर, लॉन्ग, साइन, स्विच, वॉइड, केस, रिटर्न, स्टैटिक, यूनियन, वाइल, बहुत सारा है, ईफ वगैरह, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटली 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। इन हर एक कीवर्ड्स का आपको यूज करना ही होगा, तभी जा कर के आप सी लैंग्वेज में अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग। अब आता है, अभी तो हम लोगों ने दो तरह का मैसेज प्रिंट किया, एक सिंपल मैसेज एक लाइन का मैसेज था, एक था मल्टीपल लाइन का मैसेज। कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं हम लोग उसमें, और उसके बाद फिर इससे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने देखा, एक सिंगल लाइन प्रोग्राम देखा, एक मल्टी लाइन प्रोग्राम देखा /n के साथ। अभी मान लो अगर हम यहाँ पे /t का यूज कर दें, ये अगर हम यहाँ पे आप एक हैबिट बना लें कि प्रिंटफ में कुछ भी लिखेंगे उससे पहले हम /n का यूज ज़रूर करेंगे। अभी मान लीजिए इसके बाद हम /t का यूज कर देते हैं, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसके बाद /t का यूज कर देते हैं, तब कैसा आउटपुट आता है देखते हैं। /t का मतलब क्या होता है, /t का मतलब हॉरिजॉन्टल टैब, /v का मतलब क्या होता है, वर्टिकल टैब होता है। हम पहले हॉरिजॉन्टल टैब का देख लेते हैं, फिर वर्टिकल टैब का भी देख लेंगे। तो ये हो गया, ये हमने कंपाइल कराया प्रोग्राम को, कंपाइल F9 से कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर 0 है, वार्निंग 0 है। फिर रन कराने के लिए शॉर्टकट की होता है F10 अगर आप डेव C++ का यूज कर रहे हैं। विजुअल स्टूडियो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विजुअल स्टूडियो का यूज करके प्रोग्राम को रन कराएंगे। अभी हम लोग 2-3 प्रोग्राम इस पे देख लेते हैं, फिर इस 2-3 प्रोग्राम हम लोग उस पे देख लें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। आप जिस एडिटर का यूज करके चाहें उस एडिटर का यूज करके सी प्रोग्राम को रन करवा सकें। तो यहाँ देखिए, अब हेलो और वर्ल्ड के बीच में या दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम के बीच में किस ढंग से स्पेस आया है, आप देख सकते हैं कितना स्पेस आया हॉरिजॉन्टली। इसी में हम /t के जगह पे अगर /v कर दें, अगर हम यहाँ पे /t को रिप्लेस करके /v कर दें, तब क्या होता है देखते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल कराए, कंपाइल कराने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराए। कहीं इधर आया है, देख लेते हैं। हेलो /v वर्टिकल टैब /v का हमने यूज किया यहाँ पे। अभी हम इसको कंपाइल करा, देन रन करा। अभी आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस ढंग से हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट बैकस्लैश का यूज किस ढंग से किया जाता है। अब आगे हमें पढ़ना था कीवर्ड्स, हमने देख लिया। डेटा टाइप, अब हमें देखना है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, हमने पहले ही बताया था कि सी लैंग्वेज जो है टाइटली टाइप्ड लैंग्वेज है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज टाइटली टाइप्ड लैंग्वेज है या स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इट मीन्स कि किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले सी लैंग्वेज में उसके
कास्ट को डिफाइन करना होगा। कास्ट इट मीन्स इन ही विच टाइप ऑफ वैल्यू वी कैन स्टोर इन दैट वेरिएबल, वो हमें डिफाइन करना होगा। तो वो जो टाइप होगा, एक वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रखेगा, दैट टाइप इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो सिंपली डेटा टाइप को बोल सकते हैं, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। इट टेल्स द कंपाइलर, और दूसरा चीज़ ये कंपाइलर को ये भी बताएगा कि एक वेरिएबल जो है उसके लिए हमने कितना मेमोरी एलोकेट करवाया। इसमें हर एक डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेशन स्पेस है, अलग अलग मेमोरी साइज है। ठीक है, तो सब इसका दो काम हो गया। पहला ये बताएगा कि वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है और उस वेरिएबल का उस साइज क्या है। अभी जैसे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स है, इंट, कैर, फ्लोट, जिसको कि प्राइमरी डेटा टाइप्स कहते हैं। तो अभी ज़्यादातर हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप का ही यूज करेंगे। देन आएगा डिराइव्ड डेटा टाइप, जिसमें एरे, पॉइंटर, फंक्शन, इसके बाद हम लोग एरे, पॉइंटर, फंक्शन पे भी आएंगे। एंड देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मैंने अब देखिए सी लैंग्वेज कितना अच्छा लैंग्वेज है कि इसमें ये भी बताया, ये भी फैसिलिटी दिया हुआ है कि हम लोग अपना डेटा टाइप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बेसिक डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप, जिसका यूज अभी हम करने वाले हैं और रेंज वाइज है। तो अगर हो सके तो आप इसको कहीं नोट करके लिख लें या फिर इसका इस फाइल को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस डिक्लेयर किया गया है। क्या क्या, जैसे कैर के लिए कितना स्पेस डिक्लेयर किया गया है, इसका साइज कितना है, 8 बिट है और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अनसाइंड कैर का कितना है और उसका रेंज कितना है। सबका इंट का क्या है और इसका रेंज क्या है। अनसाइंड इंट का क्या है, उसका रेंज क्या है। ये सारा डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबका साइज कितना है, जैसे फ्लोट है तो फ्लोट किस टाइप का वैल्यू रखेगा। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल को सिंपली हम लोग बोलते हैं नेम्ड लोकेशन ऑफ मेमोरी, जिसका यूज़ डेटा का वैल्यू स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में अगर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उस किसी भी माफ़ कीजिएगा, वेरिएबल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, जैसा उसका डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल का वैल्यू जितनी बार चाहे एक प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। उसका नाम क्या रखना है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सोचना चाहिए प्रोग्रामर को, एज ए गुड प्रोग्रामर में ये सोचना होगा कि जो वेरिएबल का नाम हो वो मीनिंगफुल हो, जो रिफ्लेक्ट करे उसके फंक्शन को, उसके नेचर को, प्रोग्राम में उसका क्या रोल है, उसके नेचर को डिफाइन करे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। पहला रूल क्या है कि नेम ऑफ वेरिएबल मस्ट बिगिन्स विथ अ लेटर और अंडरस्कोर साइन। वेरिएबल का नाम जब भी स्टार्ट होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के एक लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि मैंने पहले भी बताया कि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर वेरिएबल का नाम अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हो तो जहाँ भी आप उसको एक्सेस करोगे कैपिटल लेटर में ही एक्सेस करना होगा। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखते हो तो जहाँ भी एक्सेस करोगे उसको स्मॉल लेटर में ही एक्सेस करना होगा। दूसरा चीज़, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में मैंने अभी बताया, जो 32 कीवर्ड्स मैंने बताया वो कभी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। वेरिएबल का नाम जब भी रखना है कीवर्ड्स के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते हुए। तीसरा रूल मैंने पहले ही बताया था कि ये केस सेंसिटिव है। इट मीन्स कि अगर इसको हमने स्मॉल लेटर में डिफाइन किया तो जहाँ भी एक्सेस करेंगे ऐसे ही एक्सेस करना होगा, या इस टाइप से डिफाइन किया तो आप जिस लेटर में अपर केस में डिफाइन करें या लोअर केस में डिफाइन करें आपको उसी वे में उसको एक्सेस करना होगा। वेरिएबल नेम के बीच में वाइट स्पेस अलाउ नहीं है। जैसे अगर हम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ हमने लिखा इंट एम, तो ऐसा नहीं है कि हम वेरिएबल के नेम में चाहे तो वाइट स्पेस दे दें, नहीं। अगर हम डिक्लेयर करते हैं इंट, मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ST
रोल लगातार लिख सकते हैं, ये सही है, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डेटा टाइप मान लीजिए इसका हम इंट लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, डेटा टाइप इसका इंट रहेगा, डेटा टाइप इसका इंट रहेगा, ठीक है। या सिंपली मैं एक एडिटर पे समझा देता हूँ आपको। एक एडिटर ओपन करते हैं। हाँ, तो वेरिएबल का नाम, पहला रूल वेरिएबल डिक्लेरेशन का पहला रूल मैंने बताया कि वेरिएबल का नेम जब भी स्टार्ट होगा तो क्या स्टार्ट होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से ही स्टार्ट होगा। केस सेंसिटिव है तो अगर हम कैपिटल लिखते हैं तो कैपिटल, स्मॉल लिखते हैं तो स्मॉल, हमको एक्सेस उसी ढंग से करना है। दूसरा चीज़ कि वेरिएबल नेम के बीच में कभी भी वाइट स्पेस नहीं होना। जैसे मान लो स्टूडेंट का रोल स्टोर करना, तो स्टूडेंट का रोल किस टाइप का होगा, ये भी ध्यान रखना है कि सी क्या है, स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। इट मीन्स कि किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। जैसे अगर आप डायरेक्ट लिखते हो x = 5, ये गलत हो जाएगा। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले कि ये जो x है इसका टाइप क्या है। सही क्या होगा, अगर हम लिखते हैं int x, अब ये लाइन कंपाइलर को बता रहा, दिस लाइन टेल्स द कंपाइलर x इज अ वेरिएबल हुज टाइप इज int। इट मीन्स कि x इज अ वेरिएबल हु स्टोर अ वैल्यू लाइक इंटीजर, वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। तो उसके बाद हम इसमें चाहे तो 5, 6 या किसी भी टाइप के इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, ये सही हो जाएगा। मैं बताया था कि वेरिएबल नेम के बीच में वाइट स्पेस को नहीं रखना। अगर हम लिखते हैं st roll, ये सही है, बिना वाइट स्पेस का हम लिख सकते हैं। या अगर हम लिखें int st _roll, ये भी सही है, अंडरस्कोर साइन को भी ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देंगे int st roll, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। int st roll ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। वेरिएबल नेम के बीच में कभी भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि एक ही लाइन में एक ही तरह का वेरिएबल, अगर मान लीजिए प्रोग्राम में 4-5 वेरिएबल जिसका टाइप एक ही हो, उसको हम एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें क्या लेना है, एक वेरिएबल लेना है n, दूसरा वेरिएबल लेना है x, तीसरा वेरिएबल लेना है y, चौथा वेरिएबल लेना है z। चारों हम एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये 4 अलग कोमा साइन के साथ सेपरेट करके हम लोग अब इसमें कोमा के बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अब ये 4 अलग अलग वेरिएबल हो गए। ये बता रहा है कि n, x, y और z, ये 4 वेरिएबल हैं जिसका टाइप क्या है, इंट है। इट मीन्स कि ये चारों अलग अलग इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये सभी 2 बाइट का स्पेस, 32 बिट का स्पेस मेमोरी में अलग अलग 32 बिट का मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर रखे हैं। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन का रूल जिसको कि हमको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। जब वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हम लोग देखते हैं परसेंट सीक्वेंसेस को। वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ में आ गया हो सबको। अब यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है कि कैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए देखिए यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखना है, देन स्पेस देना है बीच में, फिर नेम ऑफ वेरिएबल लिखना। अभी आप एडिटर पे देख रहे थे, मैंने वैसे ही डिक्लेयर किया था। जैसे मैंने लिखा इंट, उसके बाद क्या है यहाँ पे बीच में स्पेस है, देन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है n। या एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमने डेटा टाइप लिखा है यहाँ पे, पहले फ्लोट, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल a, b, c। अब a, और b के बीच में भी स्पेस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो सिंटैक्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, तभी हमारा प्रोग्राम सही होगा और सही से रन करेगा। तो यहाँ पर ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ n जिसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर। और यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर हुए, कौन से, a, b और c। इन तीनों वेरिएबल का टाइप क्या हो गया, फ्लोट। इन तीनों का टाइप एक ही था इसलिए हमने इसको एक लाइन में ही डिक्लेयर कर दिया। चाहते तो अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते थे, फ्लोट a, फिर नीचे आते फ्लोट b, फिर नीचे आते फ्लोट c। तो हमें हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है, जब फैसिलिटी दी हुई है तो हमें स्मार्ट वर्क क्यों ना करें, ठीक है। ये था वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का रूल कि वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं।
मेरा ये सब बताने का मकसद यही है कि अभी हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके एक मैसेज प्रिंट किया है। अभी हमने प्रिंटफ फंक्शन का दूसरा सिंटैक्स नहीं देखा। दूसरा सिंटैक्स क्या था कि वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना। तो आइए अब हम देखते हैं कि वेरिएबल के वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब हम एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखते थे तो उसमें लिखते थे %d, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसको देख करके घबराना नहीं है, एक एक टर्म को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो उसे बोला जाता है परसेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? परसेंट सीक्वेंस, या उसी को बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये किसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है? ये उस डेटा टाइप के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है कि जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप किस टाइप का है उसको स्पेसिफाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन हमने लिखा कि अ परसेंट सीक्वेंस इज अ स्पेशल कोड यूज्ड इन फंक्शन लाइक printf and scanf to indicate the type of data being printed or read. It begins with percentage sign. ये किसके लिए यूज किया जाता है? प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शन में यूज करता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि टाइप ऑफ डेटा, जो किस टाइप का डेटा है जिसको कि हम प्रिंट करेंगे, या किस टाइप का डेटा है जिसका कि इनपुट लिया जाएगा। ये किस साइन के साथ स्टार्ट होता है? परसेंटेज साइन के साथ स्टार्ट होता है। अब कुछ डेटा टाइप्स हैं जिसके लिए अलग अलग परसेंट सीक्वेंस दिया हुआ है। अगर इंट डेटा टाइप है तो उसके लिए क्या है? %d, कैर है तो %c, फ्लोट है तो %f, लॉन्ग इंट है तो %ld, डबल है तो %lf, अनसाइंड इंटीजर है तो %u, हेक्साडेसिमल है तो %x, ऑक्टल है तो %o, एड्रेस है पॉइंटर, आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसके लिए %p, और स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है तो %s। ये अलग अलग परसेंट सीक्वेंसेज हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है स्कैनf। स्कैनफ फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू का कीबोर्ड से अगर इनपुट लेना हो किसी भी तरह का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। दिस फंक्शन इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी फंक्शन, और ये किसके अंदर डिफाइन किया हुआ है? stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इट मीन्स ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका यूज कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए किया जाता है, और इसका डिफिनीशन जैसे ही लाइब्रेरी फंक्शन है, इट मीन्स कि इसका डिफिनीशन कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। तो इसका डिफिनीशन किस में लिखा गया है? तो stdio.h हेडर फाइल के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर है सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स देखिए क्या है? स्कैनफ, देन फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इट मीन्स कि परसेंट सीक्वेंस, एंड लिस्ट, इसको बोलते हैं एम्परजेंट साइन। इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी में, वो वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर होता है जाकर के। मेमोरी इट मीन्स कि रैम में जाकर के डिक्लेयर हो जाता है। अब जैसे मान लो मेमोरी में जाकर के डिक्लेयर हो गया, एक जगह x डिक्लेयर हो गया, इस टाइप से x डिक्लेयर हो गया, दूसरी जगह y डिक्लेयर हो गया। अब ये मेमोरी में कहाँ जाकर के, जैसे तीसरी जगह z डिक्लेयर हो गया, तो मेमोरी में कहाँ जाकर के डिक्लेयर हुआ ये हमें पता नहीं रहता कि उसका एड्रेस क्या है। तो हमें बताना पड़ता है उसको कि जो x का एड्रेस है उसके मेमोरी में क्या होता है कि अलग अलग सेल्स के अलग अलग एड्रेस होते हैं, अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग एड्रेस होते हैं। तो हमें ये बताना पड़ता है कि आपको मेमोरी में जो वेरिएबल है उसके एड्रेस पे जाकर के इस वैल्यू को स्टोर करना है। जैसे आपके घर में कोई लेटर मुझे पहुंचाना है तो आपके घर का एड्रेस बताना होगा, तभी जाकर के वो लेटर पहुंच सकता है ना। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर टेल्स स्कैनफ फंक्शन व्हाट टाइप ऑफ डेटा टू रीड। ये बताता है स्कैनफ फंक्शन को कि किस टाइप का डेटा रीड करना। अगर हम %d लिखते हैं तो उसके लिए इंटीजर, जो इंटीजर टाइप का, %c लिखे तो कैरेक्टर, %f लिखे तो फ्लोट, %ld लिखे तो लॉन्ग इंटीजर, ये बताएगा। ये एम्परजेंट साइन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या करता है? गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का मेमोरी में जो
वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसके एड्रेस को बताता है, और उस एड्रेस पे जा कर के ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू उसका जो टाइप है वैसा डेटा ये स्कैनफ जो यूजर इनपुट करता है उसको एक्सेप्ट करके इस वेरिएबल के एड्रेस में ले जा कर के उसको स्टोर कर देता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है %d एड्रेस ऑफ n। %d इट मीन्स यूजर को जो वैल्यू इनपुट करनी है वो किस टाइप का वैल्यू इनपुट करना है, इंटीजर टाइप का इनपुट करना, और इस इंटीजर टाइप के वैल्यू को कहाँ स्टोर करेगा, तो जो वेरिएबल n मेमोरी में डिक्लेयर हुआ है उसके एड्रेस में जा कर के इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो ये था स्कैनफ फंक्शन का यूज। स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन का यूज हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे छोटा एक दो प्रोग्राम करके कि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके हम लोग कैसे वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को कि किस तरह से हम लोग इसके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो अभी मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें अभी हम एक नया फाइल ओपन करते हैं। अभी एक प्रोग्राम लिखना है, से हमने लिखा #include stdio.h। यहाँ हमने लिखा int main। मैं एक एग्जांपल प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल का टाइप लेते हैं int x y and z। अब देखिए एनाटॉमी ऑफ सी में क्या बोले थे, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है, देन मेन फंक्शन, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखा जाता है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। मैंने बताया था 3 तरह का स्टेटमेंट होता है मेनली, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट जिसको कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि मल्टीपल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट को भी अपने अंदर रखता है, और पूरा ओवरऑल प्रोग्राम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट। ये करली ब्रैस से स्टार्ट होता है और करली ब्रैस से ही क्लोज होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट भी करली ब्रैस से स्टार्ट होगा और करली ब्रैस से क्लोज होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो अभी हम स्कैनफ का यूज नहीं करके स्टैटिक वैल्यू को पास करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को पास करते हैं। यहाँ हमने लिखा x = 10 y = 30। अगर हम यहाँ पे इंट डिक्लेयर नहीं करते x y को तो यहाँ पे हम 10 और 30 इसमें स्टोर नहीं कर सकते थे। हमने लिखा z = x + y। अब हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। printf ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखते हैं 2 तरह से मैसेज प्रिंट करवाते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे sum = याद कीजिए प्रिंटफ का मैंने अलग अलग सिंटैक्स बताया था। यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा और उसके बाद यहाँ पे % सीक्वेंस का यूज किया। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, जो कि z के अंदर स्टोर है। या दूसरे लाइन में मैं लिखता हूँ उसी को चेंज करके इस टाइप से printf %d स्पेस प्लस स्पेस %d स्पेस इक्वल्स टू स्पेस %d जो कि किसके अंदर स्टोर है। तो पहला %d किसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, x के वैल्यू को प्रिंट करेगा। दूसरा %d किसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, y के वैल्यू को प्रिंट करेगा। और तीसरा %d किसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, z के वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब है ये प्लस और ये जो इक्वल टू साइन है, ये क्या कि प्लस और इक्वल टू साइन जैसे ही इस डबल कोट के अंदर कुछ भी आ गया तो वो एक स्ट्रिंग हो गया। % सीक्वेंस है जो कि वेरिएबल के वैल्यू को रीड करेगा, बट ये एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह बिहेव होगा और ये जैसा है वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0। अब हम इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लें। किसी भी प्रोग्राम को सेव करना ज़रूरी होता है। सेव कर लिए, कुछ भी नाम दे करके सेव कर लीजिए आप प्रोग्राम को। उसके बाद इसको हम कंपाइल कराते हैं। तो जब आप कंपाइल कर, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जब आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हो तो ये सबसे मैंडेटरी है, इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली एंड स्मॉल, क्योंकि ये वेरिएबल्स जो है ये यूजर को नहीं दिखने वाला है,
ये हमें प्रोग्रामर के लिए है। जब प्रोग्राम का डिबगिंग करना होगा या प्रोग्राम में कुछ सुधार करना होगा, तो अगर हम यूज़र फ्रेंडली नहीं रखेंगे वेरिएबल का नाम, तो हमें ही प्रॉब्लम होगी उसका यूज करने में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वेरिएबल का नाम जब भी हो यूज़र फ्रेंडली हो और स्मॉल हो। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल कराए, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एरर फ्री है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट को हटा देते हैं। अब देखो क्या प्रॉब्लम आती है। अभी हम एग्जीक्यूट कर कंपाइल कराते हैं, देखिए यहाँ पे एरर आ गया, x वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, y वाज नॉट डिक्लेयर्ड, z वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस। मतलब ये x, y और z का मीनिंग ही मेन फंक्शन को समझ में नहीं आया। क्या जब हम यहाँ पे लिखे उसको कि इनका टाइप क्या है, इंट है, अब इसे समझ में आएगा जब हम इसे कंपाइल कराएंगे। अब इसे कंपाइल कराते हैं, देखिए अब कोई एरर नहीं है, एरर 0, वार्निंग 0। अब इसे रन कराते हैं, रन कराए तो x का वैल्यू क्या है, 10 है। ये प्रोग्राम करेगा क्या, सबसे पहले मेन फंक्शन यहाँ से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आएगा, पहला लाइन में मिलेगा इंट एक्स वाई जेड। मेन फंक्शन इंट का डिफिनीशन stdio.h में जा कर के देखेगा कि इनका काम होता है कि ये जो 3 वेरिएबल है उसमें हम इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकें, वो डिक्लेयर कर देना। मतलब ये लाइन कंपाइलर को बता दिया कि एक्स वाई जेड ये 3 वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है, इसमें इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। अभी हमने x में वैल्यू स्टोर करा 10, y में स्टोर किया 30। अब z इक्वल्स टू लिखा x प्लस वाई का जो भी वैल्यू आएगा, अगर 2 इंटीजर को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली जो उसका रिजल्ट होगा वो इंटीजर ही होगा। उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, प्रिंट मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, सम इक्वल्स टू %d। ये %d किसका वैल्यू लेगा, z का वैल्यू लेगा। अगर हम इस लाइन को देखें तो ये %d किसका वैल्यू स्टोर प्रिंट करेगा, पहले इस x का वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर ये %d किसका वैल्यू प्रिंट करेगा, इस y का वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये %d किसका वैल्यू प्रिंट करेगा, z का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अभी हम इसको रन कराते हैं। जब रन कराते हैं तो देखिए अच्छा हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हुई है। यहाँ पे हमने /n का यूज नहीं किया तो एक ही लाइन में मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो हमने पहले ही बताया था आपको, ये हैबिट बनाना होगा कि हम जब भी प्रिंटफ फंक्शन का यूज करें तो /n का यूज करें, जिससे वो न्यू लाइन में। अभी हम इसको कंपाइल कराते हैं और फिर इसे रन कराते हैं। देख सकते हैं दोनों तरह का मैसेज हमारे पास आया, सम इक्वल्स टू 40 एंड 10 + 30 = 40। दोनों तरह का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम जो प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पे आपको दिखाया। अब आगे स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। ये तो था कि 10 और 30 हमें मालूम है, लेकिन क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे कि सिर्फ हमारा फिक्स नंबर है उसी को वो सम करके बताए? नहीं, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ कि यूज़र जो इनपुट करे उस वैल्यू को हम प्रिंट करके दिखाएं। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे आए वेरिएबल stdio.h लिखे, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद ये तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर किए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं printf और यहाँ पे मैसेज देते हैं यूज़र को कि आप नंबर डालो, इंटर एनी नंबर। अब देखिए वही सेम प्रोग्राम आ गया जिसका एल्गोरिथम भी हम लिखे थे कि यूज़र से 2 नंबर लेना है और उसका सम फाइंड करके बताना है। तो अगर हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है और 2 फंक्शन यूज करना है, printf और scanf। तो ये सभी किस हेडर फाइल में रहते हैं, तो stdio.h हेडर फाइल में रहते हैं। तो हमने stdio.h हेडर फाइल को यहाँ पे डिक्लेयर किया। उसके बाद यहाँ पे आए इंटर एनी नंबर, उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन लिखे, मेन फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किए, उसके बाद यहाँ पे लिखे इंटर एनी नंबर। एनी नंबर की जगह पे अगर हम लिखें फर्स्ट नंबर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोग्राम बनाने वक्त ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो आउटपुट हो वो यूज़र फ्रेंडली हो, क्योंकि यूज वैसा आदमी करेगा जो हो सकता है कि कंप्यूटर पे उतना कंप्यूटर की जानकारी उसे कम हो।
तो अगर जितना आसान आप एटीएम यूज करने जाते हो, एटीएम अगर आसान नहीं बनाया हुआ रहता तो क्या इतना आदमी एक्सेस कर सकता था उसको? या फ़ोनपे है, अगर उसको इतना आसान नहीं बनाया जाता तो क्या कोई भी उसका सब, चाहे वो वेजिटेबल वेंडर हो या कोई भी उसका यूज़ कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसलिए एक प्रोग्रामर को ये भी ध्यान रखना होता कि हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो यूज़र फ्रेंडली हो। हमने यहाँ पे लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर। अब यूज़र जो नंबर डालेगा कीबोर्ड से उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? तो उसके लिए एक फंक्शन बना हुआ है स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? तो जिस टाइप का नंबर है, तो ये नंबर किस में स्टोर कराना? हमें एक्स में स्टोर कराना। एक्स का टाइप क्या है? %d। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का। यहाँ पे कोमा साइन होगा और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ, किसके एड्रेस में स्टोर करना है? तो एक्स के एड्रेस में स्टोर करना है। फिर उसी ढंग से नेक्स्ट मैसेज देंगे प्रिंट एफ इंटर सेकेंड नंबर। तो हमने यहाँ पे सेकेंड नंबर दिया यूजर को, प्रिंट एफ इंटर सेकेंड नंबर। फिर सेकेंड नंबर का इनपुट लेंगे स्कैन एफ %d, क्योंकि सेकेंड नंबर भी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। एड्रेस ऑफ क्या हो जाएगा? y में जा कर के स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना होगा z = x + y। अब यहाँ पे हमारे पास x और y, यहाँ तक में हमारे पास x और y दोनों का वैल्यू आ गया। यूज़र ने जो भी यूज़र डालेगा 1000, 5000, 50000 इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, जो उसके रेंज में है, इंट का जो रेंज है उसके तक वैल्यू होना चाहिए। वो वैल्यू x और y में आ गया। अब यहाँ पे z में क्या होगा? उन दोनों वैल्यू को ऐड करके स्टोर कर देगा, z में इनिशियलाइज कर देगा, असाइन कर देगा z को वो वैल्यू। अब हमने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया? न्यू लाइन में जा कर के %d। ये %d क्या करेगा? इस x का वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पे। फिर प्लस का साइन, फिर ये %d क्या करेगा? इस y का वैल्यू प्रिंट करेगा जो भी यूजर डालेगा। और ये %d क्या? = का साइन प्रिंट होगा। और फिर ये %d क्या करेगा? z का वैल्यू। इट मीन्स कि x और y का जो सम है वो यहाँ पे ये %d प्रिंट कर देगा। तो हम इसे कंपाइल करा करके देखते हैं। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया, एरर फ्री है। अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आया हमारे पास। सबसे पहले इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ हमारे पास मैसेज आया इंटर फर्स्ट नंबर। एक में जैसा हम यहाँ पर /n का यूज कर देते हैं ताकि ऊपर के लाइन में सटा हुआ नहीं रहे। तो यहाँ पे अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैसेज आया इंटर फर्स्ट नंबर। अब हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लो हमने डाला 48। नेक्स्ट है इंटर सेकेंड नंबर, हमने सेकेंड नंबर डाला 32। तो ये फर्स्ट नंबर जैसे ही हमने यहाँ पे इनपुट किया तो ये फर्स्ट नंबर किस में जा कर के स्टोर हुआ? इंटर फर्स्ट नंबर। इस मैसेज को प्रिंट किया। अब ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है हमारा, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या करेगा? इसको, इस मैसेज को यहाँ पर इंटर फर्स्ट नंबर, इस वैल्यू को यूज़र यहाँ पे स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके यूज़र इनपुट किया। अब उस वैल्यू को किस में स्टोर कर देगा? जा कर के x में स्टोर कर देगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 48। फिर आया इंटर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर किस में स्टोर होगा? y में जा कर के स्टोर होगा। तो यहाँ y का वैल्यू हो जाएगा 32। अब नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या करेगा? z = x + y, z = x + y, यानी x और y का जो सम होगा वो z में स्टोर कर देगा और देन उसे प्रिंट कर देगा। तो अभी हम देखते हैं ये प्रिंट करता है या नहीं। तो देखिए ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया 48 + 32 = 80। तो ये था हमारा अभी तक का प्रोग्राम। अभी तक आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो